तो अब हम जो कर रहे हैं बच्चे, वो हमें अगला जो करना है टॉपिक, वो करना है लॉक के सामाजिक समझौते के द्वारा स्थापित राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं। यानी उसने राज्य की कुछ विशेषताएं बताई हैं बच्चे। लॉक ने राज्य की कुछ विशेषताएं बताई हैं। वो विशेषताएं क्या हैं बच्चे? पहली विशेष हाँ हाँ बच्चे, मतलब जो लॉक का राज्य होगा उसके क्या फीचर्स होंगे, मतलब लॉक का जो राज्य है वो कौन कौन सी विशेषताएं रखती हैं, और उन्हीं विशेषताओं को पढ़ने से और समझने से बच्चे तुम्हें पता चलेगा कि लॉक जो है वो एक उदारवादी विचारक क्यों है बच्चे। इसका जवाब तुम्हें मिलेगा। उन विशेषताओं को पढ़ने से तुम्हें पता चलेगा कि लॉक जो है बच्चे वो एक उदारवादी विचारक क्यों है, वरना तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। वैसे तो तुमने रट रखा है ना कि लॉक जो है वो एक उदारवादी विचारक है, तो तुमसे ये भी तो प्रश्न कोई करेगा ना बच्चे कि लॉक जो है वो एक उदारवादी विचारक क्यों है। अब इस बात को कैसे प्रूफ करोगे तुम? तो तर्क तो देना पड़ेगा, और तर्क में तुम पहला तर्क दे देना कि लॉक का जो राज्य है वो एक संवैधानिक राज्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है। संवैधानिक राज्य का मतलब क्या होता है कि राज्य जो है वो कानून के द्वारा अनुशासित होता है और कानून के द्वारा उस राज्य में संचालन होता है। तो जहाँ पे कानून का शासन होता है, जहाँ पे कानून के द्वारा लोगों को नियंत्रित किया जाता है, उस प्रकार के राज्य को हम लोग संवैधानिक राज्य बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट बोलते हैं बच्चे। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बच्चे, भारत का जो राज्य है, भारत के राज्य को अनुशासित करने के लिए भारत का संविधान है ना। और भारत के नागरिकों को संचालित करने के लिए भी भारत का संविधान है एक तो। और दूसरा, भारत की संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। तो संसद के द्वारा जो कानून है, तो उन कानूनों के द्वारा ही तो हम लोगों को क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है, हम लोगों को अनुशासित किया जा रहा है। तो भारतीय जो राज्य है बच्चे वो एक संवैधानिक राज्य हुआ या नहीं हुआ? तो अगर लॉक का जो राज्य है बच्चे, उस लॉक के राज्य को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस राज्य में जो शासन हो रहा है वो कानून का शासन है बच्चे। और ब्रिटेन में जनरली जब देखोगे बच्चे, जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में जो शासन होता है बच्चे, वहाँ संविधान का शासन नहीं है, वहाँ पे शासन किसका है? कानून का शासन है। वो ब्रिटेन के पर्सपेक्टिव में, और ब्रिटेन में कानून का शासन है बच्चे, इसीलिए ब्रिटेन जो है वो एक संवैधानिक राज्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है बच्चे। उसके लिए हमारे यहाँ संविधान का शासन है बच्चे, इसलिए भारत राज्य जो है वो एक संवैधानिक राज्य हुआ बच्चे। हमारे यहाँ शासन संविधान के अनुसार पे होता है। ब्रिटेन में जो शासन होता है वो संविधान पे नहीं, उनका संसद ने कुछ कानून बनाए और उस कानून के द्वारा वहाँ पे लोगों को क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है बच्चे। इस वजह से लॉक का राज्य जो हुआ बच्चे वो संवैधानिक राज्य हुआ। दूसरी चीज़ है, देखो बच्चे, तुम लोगों ने सुना भी होगा 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, जिसको गौरवमय क्रांति बोलते हैं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अब जनरली जो बच्चे, जो ग्लोरियस रेवोल्यूशंस हैं बच्चे, उस ग्लोरियस रेवोल्यूशन से ब्रिटेन में क्या परिवर्तन हुआ? ग्लोरियस जो रेवोल्यूशन हुआ था उससे ब्रिटेन में क्या परिवर्तन हुआ? ग्लोरियस जो रेवोल्यूशन था बच्चे, उससे ब्रिटेन में परिवर्तन ये हुआ कि राजतंत्र की शक्तियां कम हो गई और संसद की शक्तियां बढ़ गई। एब्सोल्यूट मोनार्क की कहानी कम हो जाती है और पार्लियामेंट्री पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो लॉक के विचार हैं बच्चे, वो लॉक के विचार ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से प्रभावित हैं बच्चे। लॉक के विचार ग्लोरियस क्रांति पे नहीं पड़ रहे हैं बच्चे। लॉक के जो विचार हैं वो गौरवमय क्रांति से क्या है, प्रभावित हैं। और उस समय क्या होता है गौरवमय क्रांति में? राजतंत्र की शक्तियां कम हो जाती हैं और संसद की शक्तियां बढ़ जाती है। और जो गौरवमय क्रांति था बच्चे, उसमें एक सिविल युद्ध चला था, पूरा का पूरा गृह युद्ध चला था। लेकिन जो गौरवमय क्रांति थी बच्चे, उसमें सत्ता का परिवर्तन पहली बार देखा गया कि सत्ता जो परिवर्तित हो गई, राजतंत्र में से संसद में सत्ता ट्रांसफर हुई बच्चे, बिना हिंसा के बच्चे, बिना हिंसा के। मतलब कोई मारा नहीं गया,
किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ और सत्ता में परिवर्तन आ गया था बच्चे, यानी अहिंसात्मक तरीके से सत्ता जो थी बच्चे वो क्या हो गई थी, परिवर्तित हो गई थी ग्लोरियस रेवोल्यूशन में बच्चे। अब इस पर कुछ प्रश्न पूछने तो पूछें। हाँ बच्चे, जैसे जैसे ब्रिटेन के तो हैं, वो लॉक जो है वो ब्रिटेन में ही पैदा हुआ था, ठीक है। हाँ, लेकिन लॉक के जो विचार हैं बच्चे, लॉक के विचार जो हैं वो कई देशों के संविधानों को प्रभावित करते हैं बच्चे। उसमें अमेरिका का संविधान भी लॉक के विचारों से प्रभावित है बच्चे। सबसे पहला जो अगर किसी देश का संविधान प्रभावित हुआ था ना किसी के विचार से बच्चे, वो लॉक के ही विचार थे बच्चे। फ्रांस में जो क्रांति हुई बच्चे वो भी कहीं ना कहीं लॉक के विचारों से प्रभावित है, लेकिन रूसों का विचार ज्यादा फ्रांस की क्रांति को प्रभावित करता है बच्चे। तो गौरव में क्रांति कब हुई थी बच्चे, ये याद हुआ 1688 में। और इसमें हुआ क्या था बच्चे, जो राज्य सत्ता के पास शक्तियां थी वो शक्तियां किसके तरफ चली गई, संसद के तरफ। और संसद को जो शक्तियां मिली थी, बिना हिंसा के संसद को शक्तियां प्राप्त हुई थी बच्चे। अहिंसात्मक मतलब बिना हिंसा के शक्तियां जो है बच्चे वो किसको मिल जाती हैं, संसद को मिल जाती हैं। ये ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है। अब आगे जब आओगे तो वहां पे मैंने लिखा है बच्चे कि लॉक जो है वो संवैधानिक राज्य का प्रबल प्रवक्ता है बच्चे। वो हर समय कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का सपोर्ट करता है। और जो संवैधानिक राज्य होता है ना बच्चे, वहां पे शक्तियां जनता के हाथों में होती हैं। संवैधानिक राज्य की खास बात ये होती है बच्चे कि जो शक्तियां होती हैं, जो पावर होती हैं, वो जनता के पास होती हैं बच्चे। जनता कुछ भी कर सकता है बच्चे संवैधानिक राज्य में। और इसलिए हॉब्स से लॉक का विचार क्या हो जाता है बच्चे, अलग हो जाता है। हॉब्स का विचार जो है वो लॉक के विचारों से इसीलिए अलग है बच्चे। और वो संवैधानिक राज का प्रबल शब्द है। क्यों? क्योंकि कानून के आधार पे अगर शासन होगा ना बच्चे, तो कोई नहीं बोलेगा कि मेरे साथ आप भेदभाव कर रहे हो, मेरे साथ बुरा कर रहे हो, मेरे साथ गलत कर रहे हो। कानून को तो मानोगे ना बच्चे। रूल ऑफ लॉ है, इक्वलिटीज बिफोर लॉ का कंसेप्ट चलेगा बच्चे। डाइसी का कंसेप्ट भी चलेगा वहाँ पे, इक्वलिटीज बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं बच्चे, समान हैं। इस प्रकार के प्रिंसिपल्स वहाँ होंगे बच्चे। तो सीधा बोलोगे कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है बच्चे। एक चीज और लॉक ने बोला, यहाँ से तुम्हें इस परिभाषा से बच्चे तुम्हें समझ में आएगा कि लॉक जो है वो स्वतंत्रता को कैसे एक्सप्लेन किया है बच्चे। इस परिभाषा को पढ़ने से लॉक का स्वतंत्रता पे विचार हमें समझ में आता है बच्चे। लॉक ने क्या कहा, जहां कानून का अंत होता है वहीं निरंकुशता क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है बच्चे। तो कहने का मतलब कानून है तो स्वतंत्रता है, विधि है तो स्वतंत्रता है। जिस दिन विधि मौन हुई उस दिन निरंकुशता आ जाएगी बच्चे और अराजकता पैदा हो जाएगी और लोग अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पाएंगे। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, अपने इच्छा से कार्य करना ही स्वतंत्रता है, या अपने मन से कार्य करना ही क्या है, स्वतंत्रता है बच्चे। इसी को तो हम लोग स्वतंत्रता बोलते हैं ना। तुमसे कोई पूछे कि स्वतंत्रता की परिभाषा बताइए प्रियंका या कोमल या ऋचा, तो तुम सीधा बोलोगे कि अपने मन के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। यही मैं स्वतंत्रता की परिभाषा जानती हूँ। एक तो अपने मन से कार्य करना, और अपने मन से कार्य करते हुए दूसरे के मन को ठेस न पहुंचे, ये भी स्वतंत्रता की ही परिभाषा होती है बच्चे। लेकिन तुम अपनी भी इच्छा को पूरा कर लो, दूसरे की इच्छा को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बच्चे। तो लॉक के राज्य में, लॉक का जो पूरा राज्य है बच्चे वो कानून पर आधारित है, इसलिए लॉक के राज्य को हम लोग संवैधानिक राज्य बोलते हैं। हम पढ़ते हैं ना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कि ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित है। तो ब्रिटेन में शासन किस पर हो रहा है, संसद के बनाए हुए कानून पर शासन किया जा रहा है बच्चे। संविधान तो एक मूलभूत संविधान में एक मूलभूत नियम होते हैं बच्चे, कुछ मौलिक नियम होते हैं, और उस मौलिक नियम पे हम लोग क्या करते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं। और भारत में उन्हीं कानूनों पर लोगों को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। जैसे अभी दिल्ली में क्या हो गया, अरविंद केजरीवाल सरकार ने बोला भाई मास्क लगाना जरूरी है, नहीं मास्क लगाएंगे तो 2000 रुपये का क्या हो जाएगा, फाइन लग जाएगा। कुछ ने कहा कि मैं दूंगा ही नहीं। लोग
तो कहने का मतलब जो कानून होता है बच्चे, कानून इसलिए लोग नहीं मान लेंगे क्योंकि आप बल के द्वारा उसे लागू करा देंगे। बल के द्वारा अगर कोई चीज़ लागू कराने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लोग रोड पर खड़े हो जाएंगे बच्चे। कोई भी कानून अगर लागू होता है वो सहमति से, जनता कहती है हम ही तो टैक्स देते हैं, तो वैक्सीन क्यों नहीं बना रहे हो आप? मास्क नहीं लगाएंगे, भाई मेरा दम घुटने लग रहा है, पता चला दम घुटने से मैं मर गया। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं ना बच्चे। तो कल ही न्यूज़ में आ रहा था, उसने जब 500 से 2000 रुपये पेनाल्टी लगाई ना, वो सिविल डिफेंस वाले जो खड़े हैं वो काटने जा रहे हैं, उनसे लोग झगड़ा कर ले रहे हैं। अब वो कैसे उस कानून को लागू करें, उनके पास पुलिस ही नहीं है। तुमने काट दिया, मान लो काट दिया तुमने, मेरा चालान काट दिया, एक सिविल डिफेंस वाला चालान काट दिया और वो कहे कि आपको 2000 रुपये देना है, तो मैं तो मना कर दूंगा, नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डर ही नहीं है। वहाँ पे पुलिस होती तब तो मुझे डर होता ना कि जेल में ले जाकर बैठा देगी या कुछ मेरे साथ कर देगी। तो कोई भी कानून होता है ना बच्चे, वो कानून तभी लागू हो पाता है जब उस कानून के प्रति लोगों की सहमति होती है बच्चे। 500 रुपये लोग दे रहे थे, ठीक है लो, अब 2000 कर देने से ऐसा नहीं होगा कि वो मास्क पहनने लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो ठीक है ना दिमाग से पैदल है, उसको लगता है कि नहीं मास्क पहनना है तो नहीं पहनूंगा, ठीक है, तो उसको नहीं आप समझा सकते हो और कानून से उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हो। तो सरकार को ही अपने लेवल पे कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो स्वतंत्रता को कैसे उसने परिभाषित किया बच्चे, समझ में आया? यानी कानून होगी बच्चे, कानून होगा तो स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। अगर कानून नहीं है बच्चे तो स्वतंत्रता अराजकता में परिवर्तित हो जाएगी। लॉक ने ये भी बात बोला था बच्चे। कानून है तो स्वतंत्रता में वृद्धि होगी बच्चे, स्वतंत्रता संरक्षित हो जाती है कानून के वजह। अगर कानून नहीं होगा बच्चे तो स्वतंत्रता अराजकता में परिवर्तित हो जाती है। ये ध्यान में रखना बच्चे। कानून है इसलिए स्वतंत्रता है। जिस दिन कानून को तुम बोल दो कानून के जितने भी लोग हैं सब सो जाओ, फिर देखना कितने लोगों की स्वतंत्रता रह जाएगी बच्चे। पता चला कि लूटपाट हो जा रहा है, हत्याएं हो जा रही हैं, पता नहीं क्या क्या होने लगेगा। कानून है, कानून का डर है, इसलिए तुम मैं हम सब सुरक्षित घूम पाते हैं बच्चे, ठीक है ना। जैसे दिल्ली में लड़कियां रात में नहीं घूम सकती हैं बच्चे, क्योंकि दिल्ली सेफ नहीं है, लेकिन रीचा है वो रात में महाराष्ट्र में अकेले घूम सकती है, उसके साथ कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे पुलिस का इतना डर है बच्चे। गुजरात में तुम रात में घूमो, लड़कियां रात में घूमती, वहाँ पे कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि चलते हुए किसी लड़की को कोई छेड़ दे बच्चे, वो घर तक छोड़ के आएगा खुद ही। तो इस तरह की चीज़ें डेवलप्ड हैं बच्चे, दिल्ली में वो चीज़ें नहीं। तो कानून जो है वहाँ पे लोग कानून को अपनी एक सहमति देते हैं, इसलिए वहाँ पे कानून। तो कानून होगा बच्चे तभी स्वतंत्रता होगी, कानून नहीं है बच्चे पर। इसीलिए देखोगे कि चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया जाता है, और उस कानून को किसके द्वारा लागू कराया जाता है? दंड के द्वारा बच्चे। दो तरह के दंड होते हैं, एक तो हो गया वित्तीय दंड, पैसा तो भाई पकड़ेगा तो, और दूसरा हो जाता है बच्चे शारीरिक। दोनों में से कोई एक ही मिलेगा तुम्हें दंड। अब कौन सा लेना पसंद करते हो बच्चे, ये आप सोच लेना। दो दंड हैं, इसमें से कौन सा चाहिए वो आप डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। कि जेल में 14 दिन जाके आटा पीसना है या 200 रुपये फाइन देकर निकल जाना है चुपचाप, अगर पकड़ लिया तो। बतरस भी नहीं करना है, बहस भी नहीं करना है, वरना वो पेनाल्टी बढ़ाता ही जाएगा। और उसके पास पावर है बच्चे, और वो अपने पावर का क्या कर देगा? यूज़ कर देगा, आप परेशान हो जाओगे बच्चे। तो इसीलिए यहाँ पे लॉक ने कहा था कि जहाँ कानून का अंत होता है वहाँ निरंकुशता प्रारंभ हो जाती है बच्चे, ठीक है। तो लॉक के विचार बड़े लगेगा कि नहीं, आज के समय में भी लॉक के विचार जो हैं वो बहुत सारे देशों के संविधानों में और बहुत सारे देशों के कानूनों में हमें दिखता है बच्चे। और यही सब सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन बनता है ना बच्चे, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना जब पॉइंट तुम्हें पता होगा ना तो अजर्सन रीजन का क्वेश्चन फिर बन जाता है बच्चे। और लॉक तो कानून की बात इसलिए कर रहा है बच्चे कि लोगों की संपत्ति सुरक्षित रहे बच्चे, कोई किसी की संपत्ति को छीन न सके, क्योंकि संपत्ति होगी ना बच्चे तो ही स्वतंत्रता होगी और तो ही जीवन होगी। ये पॉइंट तुम्हें पकड़कर हर समय लॉक के विचारों को और दर्शन को देखना होता है बच्चे। इसे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। लॉक के विचारों को जब भी तुम देख रहे हो ना, बस इतना पकड़ के सोचो कि लॉक जो है वो किसको ध्यान में रखकर बोल रहा है।
तो लॉक बच्चे जब भी बात कर रहा है वो प्राकृतिक अधिकारों को ध्यान में, वो संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून का निर्माण कर रहा है बच्चे। इसलिए लोगों ने बोला बताओ भाई कितना बड़ा पूंजीपति है, संपत्ति किसके पास होगी, गरीब के पास होगी या अमीरों के पास होगी बच्चे। तो संपत्ति जो है बच्चे वो तो अमीरों के पास है। और देखो तो फिर ये विचारक किसका हुआ, गरीबों का विचारक हुआ या अमीरों का विचारक हुआ, बोलो। लॉक पढ़ रहे तो लॉक ही पे बात हो रही है, अभी हम किसी दूसरे पे गए नहीं बच्चे। तो अमीरों की बात कर, अमीर संपत्ति की बात कर रहा है, संपत्ति तो अमीरों के पास है। कानून भी किसके लिए बना रहा है, अमीरों के लिए बना रहा है। तो इसको नहीं तुम बोल सकते हो कि भैया ये तो पूंजीवादियों का स्कॉलर है, तो पूंजीवादी का समर्थन कर रहा है। गरीबों की बात कौन करता है, मार्क्सवादी करता है, माओवादी करता है, लेनिनवादी करता है बच्चे। आई बात समझ में, ये चीजें समझो, खुद तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, कहीं किताब में नहीं लिखा होगा बच्चे। हाँ एक बार मेरी बात खत्म हो जाने के बाद बोल। हाँ प्रियंका रुक जा। हाँ अब बोल, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ नहीं सुनाई देगा। हाँ बोल बच्चे। हाँ जितना आप, हाँ ठीक है ना, लेकिन बराबरी की बात नहीं आ रहा है ना बच्चे। हाँ तुमने जो बात बोली वो एकदम सही है कि जितनी संपत्ति चाहिए उतनी संपत्ति लो और बाकी संपत्ति दूसरे लोगों को भी छोड़ो, बर्बाद मत करो। ये बात उसने बोली, ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन साथ ही उसने ये भी तो बोला था ना बच्चे कि व्यक्ति तो स्वार्थी होता है। उसने बोला है ना कि व्यक्ति विवेकशील के साथ साथ स्वार्थी होता है। तो व्यक्ति जो स्वार्थी होगा बच्चों, लगता है कि तुमको छोड़ेगा संपत्ति दूसरे के लिए। नहीं अमीरों की बात नहीं कर रहा है वो, माना जा, लेकिन ज्यादातर उसके विचार जो है वो किधर खींच के ले जा रहे हैं तुम्हें। अगर तुम न्यूट्रल होकर सोचो बच्चे, तो इसके विचार ज्यादा तरफ किन तरह के लोगों के तरफ ये विचार लेकर तुम्हें जाएगा बच्चे। गरीब लोगों के हितों के तरफ लेकर जा रहा है या अमीर लोगों के हितों के तरफ लेकर जा रहा है ज्यादातर। तो अमीर के तरफ ज्यादा लेके जा रहा है, तभी लोगों ने बोला होगा कि पूंजीपति। हाँ तुम न्यूट्रल होकर तुम सोच सकते हो कि नहीं, उसने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी बात करता है, बहुसंख्यक के अधिकारों के साथ साथ बच्चे। जब हम क्रांति पढ़ेंगे बच्चे तो उस क्रांति को हम समझेंगे, क्रांति के ऊपर भी लॉक के क्या विचार हैं ये हम देखेंगे बच्चे। ठीक है ना, कि क्रांति क्यों होती है। अरस्तु में भी तुम लोगों को मैंने क्रांति पढ़ाया था, उन दोनों से तुलना करने तुम्हें आना चाहिए बच्चे कि जब लॉक की क्रांति पढ़ाया जाए तो अरस्तु की क्रांति के ऊपर क्या विचार है ना बच्चे, ये फिर तुम्हें पता होनी चाहिए बच्चे। पॉलिटिकल साइंस में बच्चे ये डिमांड होने लगती है बच्चे। अब देखो बच्चे, ठीक है बच्चे, ये क्लियर है पूरा का पूरा। संवैधानिक राज्य मतलब कानून पर आधारित शासन है इस राज्य में, इसलिए इसका राज्य जो है वो संवैधानिक है। कानून है तो ही स्वतंत्रता होगी, कानून अगर नहीं है तो फिर वो निरंकुशता वहां पे क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ऐसा लॉक ने बोला। इनको ना अपने शब्दों में तुम लोग ढालने की कोशिश किया करो बच्चे, जैसा लिखा है वैसे नहीं, इसको तोड़ लो अपने शब्दों में, उसका मीनिंग बना लो। तो फिर जब क्वेश्चन आएगा ना तो इंटरप्रिटेशन करके वो क्वेश्चन का जवाब निकाल लोगे बच्चे। दूसरा बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जन कल्याण का उद्देश्य भी बोल रहा है कि जो सामाजिक समझौते के द्वारा जो राज्य का निर्माण हो रहा है बच्चे, उसका उद्देश्य क्या है, जन कल्याण करना, यानी लोगों का क्या करना, कल्याण करना। यानी राज्य जो है वो जनता के लिए है, जनता राज्य के लिए नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि राज्य लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे। राज्य ये कोशिश ना करे कि जनता राज्य के लिए करेंगे, जनता जो है वो राज्य के लिए करेगी, नहीं, जो राज्य के लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि राज्य के लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्या करें, कल्याण करें। यानी मानव समुदाय का क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कल्याण होना चाहिए। अब ये तुमसे स्टेटमेंट कभी पूछ लेगा, राज्य जनता के लिए, जनता राज्य के लिए नहीं है, ये वाक्य किसके द्वारा दिया गया है बच्चे, तो फिर वहां पे आपको लॉक टिक करना पड़ेगा बच्चे। इस, हाँ बच्चे पूछ, हाँ बच्चे, अभी तो चेंज किया ही है बच्चे, अब क्या चेंज करेगा वो, ठीक है ना। अभी जो नया सिलेबस आया बच्चे वो चेंज करके आया। पहले हम लोग इतना थिंकर नहीं पढ़ते थे बच्चे,
जैसे 20 थिंकर तुम्हें वेस्टर्न में पढ़ना था, 20 इंडियन में पढ़ना था, इतना सिलेबस में नहीं था बच्चे। जो थिंकर नहीं थे वो भी थिंकर रखे गए थे बच्चे, नए थिंकर्स रखे गए। तो सिलेबस तो अब चेंज हो चुका है बच्चे, अब तो यही सिलेबस चलेगा 8-10, अब नहीं होगा बच्चे ये, अब पैटर्न 8-10 साल तक यही चलाया जाएगा बच्चे। हाँ वो हो सकता है ना बच्चे, कुछ ना ज्ञानी है, वो हो सकता है ना, नई शिक्षा नीति है ना बच्चे, तो जैसे नई शिक्षा नीति जब लागू होगी ना, तब हो सके कि वो बोले कि नई शिक्षा नीति आ रही है तो पाठ्यक्रमों में क्या होगा, परिवर्तन होगा, पढ़ाया तो यही जाएगा, कुछ ना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अनुभव जैसी चीज़ें भी आपको कराई जाएंगी, बस यही होगा बच्चे। व्यवहारिक रूप में तुम उन चीज़ों को क्या कर सकते हो, देख सकते हो बच्चे। तो नई शिक्षा नीति जब लागू होगी तब, क्योंकि सिलेबस तो नया चेंज होकर आया ही है बच्चे, ये 2008 से चला आ रहा था सिलेबस, जो 16 में चेंज हुआ बच्चे, ठीक है। तो 8-10 साल तो एक पाठ्यक्रम चलाया जाता है, जब 8-10 साल में लोग समझ जाते हैं उसकी बारीकियों को कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कोचिंग वाले ये सब छाट लेते हैं धीरे धीरे, तो फिर वो चेंजेस कर देते हैं सिलेबस में, ठीक है ना, कि बच्चे जब ज़्यादा पास होने लगते हैं ना तो वो चेंज कर देगा उठा के सिलेबस ही, उससे पहले नहीं चेंज करता। अभी तो नया पैटर्न है बच्चे, और ये पैटर्न इसलिए भी खराब है बच्चे, अभी नेट इसलिए ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस में आप पास हो रहे हैं ना कि आता है रिपीटेड क्वेश्चन बच्चे, सिंपल सी बात है, तुम लोग खुद पेपर दियो ना, उन क्वेश्चनों को ढूंढना, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए मेरिट भी ज़्यादा चली जाती है। 2014 से पहले इतना जाता ही नहीं था, तब यूजीसी नेट के खुद यूनिवर्सिटी के टीचर क्वेश्चन सेट करते थे बच्चे, और उन क्वेश्चनों में चैलेंज भी नहीं होता था कि इतना क्वेश्चन गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सारे सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी के मिलकर बनाते थे, एनटीए के पास टीचर ही नहीं है, नया क्वेश्चन कहाँ है, वो तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, वो तो तुमने सही से नहीं हो पाया, वो पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, वो आए हुए क्वेश्चन हैं। ये समझ में आया बच्चे कि जो लॉक का राज्य होगा वो लोगों के कल्याण के लिए बना हुआ है। तो दूसरा उसने जो सामाजिक समझौते में जो राज्य बन रहा है उसकी विशेषता बताया कि जनता का कल्याण करना। देखो यहाँ पे लिखा भी है बच्चे, संपत्ति को नियमित करने और उसका परिरक्षण करने के लिए दंड सहित कानून बनाने, क्या हो गया, तथा उन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए समुदाय को सैनिक शक्ति प्रयुक्त करने के अधिकार, यह सिर्फ जनता के भलाई के लिए दिया जाता है। क्या हो गया रिचा, पानी पी लो बच्चे, ठीक है ना, माइक ऑफ कर ले कोई, ठीक है। तो यहाँ पे जर्नलिस्ट बच्चे लॉक में समझ में है, लॉक ने क्या बोला कि संपत्ति को नियमित करने और उसका परिरक्षण, मतलब उस संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए दंड सहित कानून, कि कोई अगर किसी की संपत्ति को छीन रहा है बच्चे, तो जो व्यक्ति शिकायत करेगा वहाँ पे कानून व्यवस्था होगी, और जो छीन रहा है उसको क्या किया जाएगा, दंड किया जाएगा। और कानून का पूरा क्रियान्वित करने के लिए समुदाय को सैनिक शक्ति प्रयुक्त करने का अधिकार, यह सिर्फ जनता की भलाई के लिए है। मतलब जो कानून है बच्चे, और उस कानून में अगर दंड दिया जा रहा है किसी को, तो वो जनता की भलाई के लिए दिया जा रहा है। ये क्लियर हुआ बच्चे, यानी कानून में अगर दंड किसी को दिया जा रहा है बच्चे, तो वो दंड जो है वो लोगों के भलाई के लिए दिया जाता है, क्योंकि दंड के वजह से ही आप उसके व्यवहारों में क्या कर सकते हैं बच्चे, सुधार ला सकते हैं। ये मैकाउली ने भी बोला कि व्यक्ति का व्यवहार जो होता है वो पशुओं की तरह से हो जाता है बच्चे। कुछ होते हैं ना पागल टाइप के लोग, जिसकी किसी अपने फायदे के लिए किसी की हत्या कर देते हैं, तो क्या उनको छोड़ दोगे आप इसी तरह से कि नहीं भाई चलो एक हत्या तो आपने कर लिया, आगे आप हत्या मत करना। वो लगता है कि सुधरेगा, उसको मारो पीटो, उसको दंड दो, फांसी उसी दोगे, डर रहेगा, तब जाकर वो किसी की हत्या नहीं करेगा, वरना वो क्या करेगा, हत्या ही करेगा। वही चीज़ तो यहाँ पे लॉक समझा रहा है कि संपत्ति की सुरक्षा और परिरक्षण के लिए समुदाय जो है वो कानून को क्रियान्वित करने के लिए राज्य को अधिकार देता है, और कानून को क्रियान्वित करने के लिए सैनिक का उपयोग किया जाएगा दंड देने के लिए, और उसमें जनता की भलाई के लिए वो सारी चीज़ें की जाएगी। क्लियर है बच्चे पॉइंट, ठीक है। और जो शासन है बच्चे वो किस पर आधारित है, सहमति पर, कंसेंट। राज्य जो निर्मित है वो किस पे, सहमति, यानी लॉक के अनुसार मौन रहना भी हाँ माना जाता है बच्चे। लॉक के अनुसार किसी विषय पर तुमसे पूछा गया, ना तो तुम हाँ बोल रही हो ना तो ना बोल रही हो बच्चे, तो वहां पे ना नहीं माना जाएगा, वो मौन होना तुम्हारा क्या मान लिया जाता है, हाँ मान लिया जाता है। तो सहमति में बच्चे मौन होना हाँ है लॉक में। कुछ लोग विरोध भी कर रहे होंगे, एकदम न्यूट्रल हो गए,
कुछ कह ही नहीं रहे हैं, तो मैं मान कर चलता है कि लॉ का आप हाँ बोल रहे हो बच्चे। आई बात समझ में। और जितनी भी चीजें निर्मित हो रही हैं उसमें सहमति है, यानी कोई कानून अगर लागू होगा बच्चे, उस कानून में भी क्या होगी, एक सहमति होगी बच्चे। उस कानून में भी क्या होगी, एक सहमति होगी, तभी वो कानून को लोग मानेंगे। अगर उस कानून में लोगों की सहमति नहीं होगी तो वो कानून तो बना हुआ है लेकिन उसका उल्लंघन भी होगा। जैसे उदाहरण के रूप में दहेज प्रतिषेध अधिनियम भारत का ले लो, उस कानून के प्रति लोगों की सहमति ही नहीं है। लोग चाहते हैं कि दहेज लिया जाए और दिया जाए, इसलिए लिया जा रहा है, दिया जा रहा है। कहाँ रोक पाया वो कानून ने? अगर लगता कि लोगों की सहमति होती, उसमें से तो कुछ बोल रहे थे नहीं नहीं दहेज लेना तो बुरा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है, ले रहा है, बोल नहीं रहा है कि दहेज लेना बुरा होता है, दहेज तो नहीं लेना चाहिए, वो ले रहा है और वो बोल नहीं रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी हाँ है बच्चे गलत चीज़ों के पीछे। इसलिए आपको एकदम अपनी विचार क्लियर कर देना चाहिए कि आप हाँ के तरफ हैं या ना के तरफ हैं। चुप रहना बहुत गलत माना जाता है, क्योंकि चुप में ना हाँ ही मान ली जाती है आपकी बच्चे, ना नहीं माना जाता। आपका चुप होना ना नहीं है, आपका चुप होना हाँ है बच्चे, अकॉर्डिंग टू लॉ। और आज के समाज में भी यही होता है बच्चे, अगर चुप रह गए तो वो तुम्हारी हाँ है बच्चे। पहले होता था ना कि लड़कियां हैं, लड़का पसंद भी नहीं है, ठीक है ना, उसके बाद भी लड़की नहीं बोल रही है कि पसंद तो नहीं है, तो सीधा घर वाले क्या खोज देते थे, अरे नहीं नहीं लड़की को तो लड़का पसंद है भाई। अब उसमें क्या होता था कि समाज में बोलने का अधिकार ही नहीं था लड़कियों को, वो तो मान लो कि कंडीशंस थी। लेकिन वहां पे जिन लोगों ने बोलना शुरू किया तो शुरू हो गया एक प्रचलन में, भाई नहीं लड़का पसंद है मुझे, बात खत्म। लड़कों को आपने अधिकार दिया कि लड़की सावली दिखी तो लड़के ने सीधा मना कर दिया, भाई मेरे को तो पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे मौन होना भी क्या होती है, आपकी सहमति होती है लॉ के अनुसार बच्चे। क्लियर हुआ बच्चे? तो अगर कुछ लोग चाहते हैं कि राज्य बनना चाहिए तो कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, और उसमें से तीसरा एक है कह रहा कुछ नहीं बोल रहा, तो उनका भी मान लिया जाएगा कि ये भी बोल रहा है कि नहीं राज्य बनना चाहिए बच्चे। तो मौन होना हाँ है लॉ के अनुसार, ये बात तुम्हें ध्यान में रखना है बच्चे। क्लियर? कोई दिक्कत? और राज्य और कानून वो सहमति के वजह से निर्मित होता है बच्चे, ठीक है। अगर उस कानून में सहमति होगी बच्चे तो लोग उस कानून का पालन करेंगे। अगर उस कानून के प्रति एक बहुत बड़ी जनता की असहमति आ गई ना बच्चे, तो कानून का उल्लंघन ही होगा। तुम व्यवहारिक रूप में कहीं भी देख लेना बच्चे। ये अभी का नहीं है कि मास्क को लेकर लोग झगड़ा कर रहे हैं बच्चे। इससे पहले ना ये इन्होंने सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट बनाया था, उसमें पेनाल्टी खूब रखी थी बच्चे, और इन्होंने पेनाल्टी काटना शुरू किया। तुमने न्यूज़ में देखा हो किसी ने स्कूटी को आग लगा दिया, किसी ने गाड़ी को आग लगा दिया। मतलब हमारी जनता ये इस तरह के ना नियमों को पसंद नहीं करती। हमारी जनता को आदत नहीं है बच्चे कि इतना पेनाल्टी मांगो तो हम पेनाल्टी देंगे। पब्लिक झगड़ा कर लेती है बच्चे, मारपीट पे आ जाएगी, तो क्या करोगे? बचा लोगे एक प्रशासनिक अधिकारी को बच्चे? जैसे कभी तुम ट्रेन में देखना बच्चे, इधर तो चलो नहीं होता, यूपी में देखना, वो किसी भी ट्रेन को जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो लोकल ट्रेन बना देते हैं वहाँ पे। और टीटी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उन बच्चों का वो टिकट नहीं है और उनका पेनाल्टी काटते हैं, वो टीटी को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देंगे। टीटी वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, क्योंकि वो कहता है भैया इस तरह के तो हम कानून को मानते ही नहीं है बच्चे। ट्रेन तो हमारी है ना, हमारे जनता के पैसे से टैक्स से तो चलती है ना, तो हम क्यों नहीं देंगे। बहुत सारे तर्क लोग देने लगते हैं जो गलत होता है एक तरह से, कि कानून रहेगा तभी चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन कानून में भी हमें एक सहमति चाहिए बच्चे। अगर कानून में सहमति नहीं है ना, वो कानून का उल्लंघन होता ही रहेगा। तुम देख लो बहुत सारे केसेस पड़े हैं बच्चे। तुम्हें क्या लगता है 3 तलाक को इन लोगों ने प्रतिबंधित कर दिया बच्चे? 3 तलाक प्रतिबंधित है देश में। तुम्हें लगता है कि 3 तलाक नहीं हो रहा होगा हमारे समाज में? हो रहा होगा, वो उसकी सहमति नहीं होगी ये चीज, क्योंकि आपने कानून तो बना दिया, उसके लिए एक प्रशासन की जरूरत पड़ती है बच्चे। कानून बनाने से नहीं लागू हो जाता, उसके लिए मैन पावर की जरूरत होती है। मैन ही पावर नहीं है तो कानून कहाँ से लागू हो जाएगा? आई बात समझ में ना? तो हाँ,
नहीं हो सकती थी। लोगों ने उस कानून के प्रति सहमति लोगों ने दिया और चुपचाप लाइन धूप में खड़े हुए और लोग उस नोटबंदी को क्या किया, स्वीकार किया बच्चे कि नहीं ठीक है, अच्छी चीज़ों के लिए हो रहा है। तो स्वीकृति की वजह से इतना बड़ा चीज़ें हो पाई बच्चे, और उसका एक फायदा भी दिखा। लेकिन इतना बड़ा देश है ना, उसमें फायदा नहीं दिख नहीं पाता है बच्चे। बहुत सारी प्रॉपर्टियों का रेट कम हो गया बच्चे उस ब्लैक मनी की वजह से, क्योंकि जो ब्लैक मनी था वो तो वाइट हो गई। अब आप कोई भी चीज़ लोगे तो शो कराना पड़ेगा बच्चे। तो जनता को लगा भाई इतनी प्रॉपर्टी इतनी महंगी होती जा रही थी, वो थोड़ी सी सस्ती हो गई बच्चे, लोगों के ठीक है ना बजट में आनी शुरू हो गई बच्चे। दूसरी चीज़ें जो टेररिज्म जैसी चीज़ें थी उस पर भी थोड़ा सा प्रतिबंध लग गया बच्चे। अब पत्थरबाज उतना पत्थर नहीं मार पाते क्योंकि पैसा अवेलेबल नहीं हो पाता है बच्चे। तो कोई भी काम करने के लिए कुछ मोटिव के साथ साथ कुछ फंड की भी ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ें भी कुछ ना कुछ नियंत्रित हुई बच्चे। वरना तुम्हें लगता है कि उससे पहले ब्लैक मनी था बच्चे, तुम दिल्ली में ही बम ब्लास्ट हो जाता था, लोग सिक्योर नहीं थे बच्चे। पहले बहुत सारा हुआ है, तुम देखो ना 2014 से पहले उठाकर देखना, 2008 से लेकर 2010-11 में दिल्ली में इतने बम ब्लास्ट हुए हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है बच्चे। मतलब सरोजनी नगर मार्केट में गया बम ब्लास्ट, पता नहीं कितने लोग मर गए। जामा मस्जिद गया वहाँ बम ब्लास्ट कर दिया, इंडिया गेट गया वहाँ कर दिया, कहीं मेहरौली में भीड़ है तो वहाँ कर दिया। ये सारी चीज़ें बहुत अधिक हो रही थी बच्चे। अब तो इंटरनल इस तरह का नहीं कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं पता चला मेट्रो ही उड़ा दिया बच्चे, अब इस तरह का डर नहीं है थोड़ा सा। वरना तो मुंबई में देखो कितनी होती थी बच्चे। तो कहीं ना कहीं लोग इस तरह की चीज़ों को सहमति दिए तो लोग इस तरह की चीज़ें क्या हो गई बच्चे, ठीक हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो सहमति पर आधारित बच्चे, यानी अगर कानून आप निर्मित कर रहे हो तो उसमें जनता की सहमति होना अनिवार्य शर्त होता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू लॉ। इसीलिए जब भी सरकार कानून बनाती है तो उस पर जनता का ओपिनियन लिया जाता है बच्चे। वरना उस कानून को लेकर तुम देखना धरना और प्रदर्शन बहुत होता है। रिजर्वेशन का देख लो कितना बवाल है, आरक्षण का ही ले लो। ठीक है, राजस्थान में आरक्षण, महाराष्ट्र में आरक्षण दिया, राजस्थान वाले अलग मांग करेंगे, फिर यूपी के लोग मांग करेंगे। अब होता क्या है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण दी जाती है, पता चलता है कि सरकारी नौकरियां ही नहीं आएंगी, तो आरक्षण का क्या करोगे लेकर आप? कुछ और चीज़ें होनी चाहिए बच्चे। ठीक है, चलो ये तो बहुत चीज़ें होंगी, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। सहमति पर आधारित बात क्लियर हो चुकी होगी बच्चे। अगला जो उसने विशेषता बताया राज्य का, उसने बोला कि राज्य जो होना चाहिए वो सेकुलर होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है बच्चे। ठीक है, और लॉक ने ये बोला कि किसी राज्य में अलग अलग धर्म को मानने वाले अगर लोग रह रहे हैं तो उससे राष्ट्र की एकता नष्ट नहीं होती है। धर्म व्यक्तिगत होता है बच्चे, धर्म किसी का व्यक्तिगत एक विषय है बच्चे। राज्य का धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म जो होना चाहिए वो व्यक्ति का होना चाहिए। व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे, आचरण करे, प्रसार करे। तो इस तरह के बात लॉक के विचारों में दिख रहा है बच्चे, और यही तो उदारवाद का विचार है। वो सहिष्णुता की बात करता है, 4 लेटर ऑफ टॉलरेंस की हमने बात की थी। तो धर्म के जगह पे ही सहिष्णुता शब्द लिखा जाता है बच्चे। ठीक है, तो वो सेकुलर स्टेट की बात करता है। उसने बोला कि धर्म के वजह से राष्ट्र की एकता नष्ट नहीं होती, अलग अलग धर्म को। लेकिन देखो हमारे देश में कितना अफवाहें फैलाई जाती है कि देखो यार इस हिंदू धर्म की तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, मुस्लिम धर्म देखो कितनी तेजी से उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कल को हो सकता है कि मुस्लिम आपको हाईजेक कर ले। ये बहुत बड़ी एक समस्या दिखती है बच्चे। हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे इसी पे लोग करा देते हैं बच्चे, सिख दंगे करा दिए। तो कहने का मतलब हमारी आवाम जो है ना बच्चे वो विवेकशील नहीं है। हम दूसरों के बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपने तर्क का कम इस्तेमाल करते हैं बच्चे। ये इन तरह के देशों की समस्याएं होती हैं, विकासशील देशों की बच्चे, जहाँ लोग तर्क नहीं करते। तर्क तो तब करोगे ना बच्चे जब आपके पास शिक्षा होगी, और उस ढंग की शिक्षा दी ही नहीं जाती कि तुम तर्क करना सीखो। हमारे यहाँ तो दबाया जाता, अरे मैंने ये बता दिया तो बस यही होगा, इससे आगे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आगे इससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे टीचर भी बोलते हैं इतना पढ़ लो बहुत हो गया। अरे इतना क्यों पढ़ लो, तुम्हारे में क्षमता है, तुम इससे आगे पढ़ो, पूछो, तब तो चीज़ें तुम तर्क करना सीखोगे ना बच्चे। तो ये चीज़ें देखो यहाँ पे लिखा भी है कि लॉक के लिए धर्म व्यक्तिगत वस्तु है बच्चे, यानी लॉक बोल रहा है कि राज्य का धर्म नहीं होना चाहिए। क्लियर बच्चे बात? कोई के लिए तो राज्य, अब उसका राज्य जो है बच्चे वो एकदम पूरी तरह से क्या होगा, दिखेगा कि नहीं उदारवादी राज्य है, लोकतांत्रिक राज्य है, ये लॉक में दिखता है बच्चे।
प्लस उदारवादी राज्य भी है लॉ का। क्यों? क्योंकि उदारवादी राज्य जो होता है वहाँ पे जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो जन सहमति से लिए जाते हैं। तो जो निर्णय जन सहमति पर आधारित होते हैं बच्चे, जहाँ पे निर्णय जन सहमति पर आधारित होते हैं बच्चे, उन तरह के राज्यों को हम लोग उदारवादी राज्य बोलते हैं। एक तो दूसरा, जहाँ पे जन कल्याण के बारे में बातचीत की जाती है उन तरह के राज्यों को भी हम लोग उदारवादी राज्य बोलते हैं बच्चे। और जहाँ पे कानून के आधार पे शासन किया जाता है उस राज्य को भी हम लोग उदारवादी राज्य बोलते हैं। जहाँ पे धर्म को लेकर राज्य सहिष्णु है उस राज्य को भी उदारवादी राज्य बोलते हैं। अब ये पॉइंट तुम्हारे अंदर रहेगा ना बच्चे, तो तुम्हें उदारवाद की विचारधारा कभी भी कोई तुमसे पूछेगा ना, लॉक वाली सारी लाइन बोल देना, वो उदारवाद ही है। व्यक्तिवाद पूछे, लॉक वाली लाइन सारी चिपका देना, वो व्यक्तिवाद में भी तुम्हें दिखेगा। ये अपने दिमाग में रख लो कि उदारवाद की ये विशेष मान्यताएं, उदारवादी मान्यताएं यही होती है। जहाँ जन कल्याण की बात होता है, सहमति पर आधारित शासन होता है बच्चे, ठीक है ना, सहमति पर आधारित शासन होता है, जन कल्याण पर आधारित शासन होता है, कानून का शासन होता है, सहिष्णु होता है, जहाँ पर अभिव्यक्ति का अधिकार होता है बच्चे, उस तरह के राज्य को हम लोग उदारवादी राज्य बोलते हैं। यही तो है विशेषता उदारवादी राज्य की। पढ़ने की कोई जरूरत है उदारवादी विचारधारा क्या है बच्चे, और कौन आएगा जिनमें ये सारे विचार दिखें उन विचारों को चिपका देना कि भैया तुम उदारवादी विचारक में आते हो बच्चे, तुम उदारवादी विचारक, क्योंकि तुम्हारी विचार और उदारवाद की जो मान्यताएं एकदम मैच करती हैं, इसलिए तुम भी उदारवादी विचारक हो बच्चे। तो रटने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चे कि लॉक जो है उदारवादी में आएगा, रूसो बस उदारवादी की मान्यताएं रखनी है, उनके सिद्धांतों को देखना है, मैच करा लिए बात खत्म बच्चे। कुछ नहीं रटना है पॉलिटिकल साइंस में, कुछ छोटी छोटी, जैसे हम लोग मैथ के लिए फार्मूलाज याद रखते हैं ना, उदारवाद का ये फार्मूला है बच्चे तुम्हारा है। हाँ प्रियंका क्या बोल रहे हो बच्चे? हाँ तो ये पता चल गया ना उदारवाद का बच्चे, लॉक में अब पढ़ा। अब ये बेसिक तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चे, इतना तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। और ये एक जगह पे थोड़ी आता है बच्चे, ये उदार वाली यही विशेषताएं तो आईआर में भी पढ़ा था हमने, कई जगह पढ़ते हैं ना बच्चे, यही विशेषताएं भारतीय विचारकों में पढ़ते हैं, तो याद तो हो ही जाएगा ना। हमारा सब्जेक्ट तो एक दूसरे से लिंक होता रहता है बच्चे, हमें कुछ नहीं रटना है, हमें सब समझ के रखना है बच्चे, बात खत्म होती है हमारी। रटोगे कुछ रटाएगा नहीं, सब चीज समझ लो। सीमित राज्य का मतलब तुम्हें पता ही चल गया कि राज्य क्या होना चाहिए, सीमित होनी चाहिए, और राज्य की एक मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा क्या होती है? हर एक व्यक्ति का अपना एक दायरा होता है किसी भी विचार को बोलने का बच्चे। जैसे लोग बोलते हैं ना कि तुम अपनी मर्यादा में नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है कि क्या बोलना चाहिए बच्चे, उसी तरह से यहाँ पे राज्य की भी क्या होती है, एक मर्यादा होती है। राज्य भी सीमित होता है कि कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए बच्चे। क्लियर बच्चे? इसलिए जो लिमिटेड स्टेट इसलिए सीमित रहा क्योंकि उसके पास असीम शक्तियां नहीं है। क्योंकि लॉक बहुत समझदार व्यक्ति था, उसने शक्तियां किसको दे दी? राज्य को। कहा कि अगर व्यक्ति को दे दी, समुदाय को दे दी। व्यक्तियों के योग को हम लोग समुदाय बोलते हैं। सिंपल सा जवाब दिया करो। लोगों के समूह को समाज बोला जाता है, लोगों के समूह को समुदाय बोला जाता है। ये बेसिक अपनी डिफिनीशन बनानी है तुम लोगों को, रटना नहीं है कि वहाँ पे रट रहे हैं कि अच्छा समुदाय की परिभाषा ये होती है, राज्य की नहीं। लोगों के समूह को समुदाय बोलते हैं, लोगों के योग को समुदाय बोला जाता है। इस तरह की डिफिनीशन बनाओ। राज्य तो जनता का मात्र अभिकर्ता है। अभिकर्ता का मतलब ट्रस्टी है, मतलब राज्य का काम जनता की देखभाल करना है। राज्य कभी भी संपत्ति के अधिकार का हरण नहीं करेगा। राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा कि आप संपत्ति ज्यादा से ज्यादा निर्मित नहीं कर सकते हो बच्चे। ये राज्य को करने का अधिकार नहीं है। जिसे हमारे राज्य ने क्या कर लिया, हमसे संपत्ति का अधिकार ही छीन लिया। हम लोग के पास संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था ना, प्राकृतिक अधिकार था, जन्मजात अधिकार था, वो अधिकार छीन लिया गया। क्योंकि भारत में अलग ही प्रचलन शुरू हो गई। पता चला कि जिन लोगों ने पैदा हमें किया, हम उन्हीं को घर से बाहर कर दिए और उनकी संपत्ति को हमने हड़प लिया। तो जब रॉल्स का न्याय आया बच्चे का, ये तो बहुत गलत है भाई, ये तो न्याय के सिद्धांत पर देखा ये तो गलत है भाई। ये बच्चा जो है उसका तो इसमें कोई रोल ही नहीं है इस संपत्ति को बनाने में, और ये जो मालिक है उनको बाहर कर दिया और खुद मालिक बन गया, जबकि ये खुद उस संपत्ति का एक रेंटर है। माता पिता चाहे तो इस बच्चे से इस घर में रहने का रेंट ले सकते हैं। ये न्यायपालिका के जजमेंटों में बोला गया बच्चे।
तुम जिस घर में रह रहे हो ना, जिस दिन तुम बागी होगे ना, माता पिता कहेंगे पैसा दो, ठीक है ना। और अभी भी कहते ही हैं कि जो थोड़ा सा बहुत पेट्रियाटिक सोसाइटी है, लिबरल नहीं हुआ होगा ना, आज भी देखना उस सोसाइटी में जो बच्चा कमाता होगा ना, वो पूरी सैलरी चुपचाप ला कर ना पिताजी के हाथ में रख देता है, भले ही उसकी पत्नी कितनी भी गाली दे, ठीक है ना। ये इस प्रकार का समाज है बच्चे, यही न्याय है भारतीय समाज का। और एक्चुअली न्याय ये है भी, क्योंकि आज आप जो संपत्ति कमा रहे हो ना, वो संपत्ति कमाने के लिए उस व्यक्ति की संपत्ति लगी हुई है आप में, इसलिए वो संपत्ति का वो हकदार है, तो आप मना नहीं कर सकते हो बच्चे। ये हमारे बाद में लोग पाश्चात्य देश में तो ये बताना पड़ा, हमारे यहाँ तो ये परंपरा में थी बच्चे, ये राजनीतिक विचारों में थी पहले से, कि जो बच्चे होते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो जितने भी बच्चे कमाते थे ना, तो हेड ऑफ फैमिली को अपनी संपत्ति का पार्ट क्या करते थे, देते थे बच्चे। वो तो अर्बनाइजेशन जब शुरू हुआ तो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आया, तो फिर जैसे से समाज तो स्थित रहता नहीं है, समाज में परिवर्तन आते रहता है, तो फिर अब माता पिता भी कहते हैं कि ठीक है चलो तुम कमाने लग गए, अपने पैरों पे खड़ा हो गए, तो फिर माता पिता के पास है तो वो इसलिए मांगते भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, आज भी हमारे समाज में पढ़ा लिखा वर्ग होता है बच्चे, जिसके मन में स्वार्थ होता है, लालची होता है, वो माता पिता की संपत्ति को हड़प लेगा, बाहर कर देगा, वृद्धाश्रम में भेज देता है बच्चे। इसीलिए तो बोला गया कि ये संपत्ति का जो अधिकार है ना, इसको प्राकृतिक से हटाकर ना इसको विधिक बनाओ, और जब विधिक हो जाएगा ना, तब तक माता पिता की संपत्ति माता पिता की, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक न चाहते हुए भी आपको अपनी माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। तो कानून बनाकर हमने क्या कर दिया, और भी संपत्ति के अधिकार को मजबूत कर दिया, क्योंकि प्राकृतिक जब अधिकार था बच्चे, इसका दुरुपयोग भारत में बहुत अधिक हो रहा था। और अब क्या हो गया, अब तुम नहीं भी पसंद है बच्चे तो माता पिता की सेवा करनी पड़ती है आपको। जब बूढ़े होते हैं तो उनका हाथ पैर सब काम करना बंद हो जाता है बच्चे, तो जिंदा हैं तो सब कुछ करना है बच्चे, उनको नहलाना भी है, वॉशरूम भी ले जाना है, सब कुछ करना है। और फिर आप करना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब आप छोटे थे तो आप वॉशरूम मतलब आप गंदा कर देते थे, तो पेरेंट्स जो थे वो साफ करते थे, तो आज तो उनकी कंडीशन वही है ना, तो आप इसको कौन फील करेगा, भरेगा कौन। तो वही चीज़ें हैं बच्चे, यहाँ पे राज्य इसीलिए बोला गया था कि इसीलिए देखो लॉक में ये क्या हो रहा था कि संपत्ति का अधिकार लोगों ने दिया, शुरू में सबने दिया, भारत में भी दिया गया बच्चे, लेकिन जब इसका दुरुपयोग होने लग गया ना बच्चे, तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। मोटिव देना था, सही के लिए मोटिव बनाया गया था कि एक मेरा सही मोटिव था बच्चे इसको देने का पीछे, लेकिन फिर जब इसका दुरुपयोग होने लग गया ना बच्चे, इसलिए हमने प्रतिबंध लगाया है। तो लॉक का विचार भारतीय संविधान पे है या नहीं है बच्चे, बताओ। सो गए तुम लोग, है बच्चे। अब ये बताओ कि जो भारतीय संविधान है बच्चे, उस पर पाश्चात्य देशों के संविधान का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है बच्चे। इसीलिए लोग बोलते हैं बच्चे कि भारतीय संविधान कॉपी है, वो कॉपी नहीं है, वो एज अ रेफरेंस। हर जगह तो वही व्यवस्था होगी ना बच्चे। अब क्लियर हो रही हैं बातें, क्यों लोग बोलते हैं कि भारतीय संविधान तो एकदम पाश्चात्य संविधान का कॉपी ही है। ये चीज़ें समझना जरूरी होता है बच्चे पॉलिटिकल साइंस में जब हम पढ़ते हैं। तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये चीज़ें क्यों रखी गई, क्यों प्रतिबंधित की कर रहे हैं हम लोग इन चीज़ों को, ये चीज़ें हैं बच्चे, ठीक है। तो डिसकनेक्ट करके ज्वाइन कर लो बच्चे, फिर शुरू करते हैं। मैं डिसकनेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि पता नहीं मैंने 2 बजे तक क्लास डाली थी या 1:30 बजे तक बच्चे, फिर ज्वाइन नहीं होगा। तो देख लो, अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो डिसकनेक्ट करके ज्वाइन। तुम्हारे यहाँ आ रही है भाई, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तुम मुंबई में बैठी हो, तुम्हारे यहाँ, ठीक है। बाकी इधर उधर ये सब बैठे हुए हैं, ठीक है। चल, आ रही है रीचा, अब रीचा को तो आवाज़ आ रही है, कोमल आवाज़ आ रही है बच्चे, प्रियंका आवाज़ है, क्लास ले लें तो जीजू में कॉल कर रही हूं। प्रियंका आवाज़ आ रही है बच्चे, ठीक है बच्चे। लास्ट जो राज्य की विशेषता बताया था, निषेधात्मक राज्य, निगेटिव स्टेट, इंग्लिश में भी रखना है बच्चे। निषेधात्मक राज्य इसलिए लॉ को बोलते हैं बच्चे कि राज्य के पास सिर्फ कुछ ही जिम्मेदारी,
सुरक्षा करना, शांति बनाना, न्याय बनाना। तो निषेध कर दिया गया कि राज्य बस इतना ही कार्य करेगा। शिक्षा देना राज्य का काम नहीं है, रोजगार देना राज्य का काम नहीं है। तो इसलिए सिर्फ इतना कार्य करने के वजह से ही लॉक का राज्य जो है वो निगेटिव स्टेट है बच्चे। ठीक है, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, निगेटिव स्टेट हो जाता है बच्चे। क्लियर बच्चे? जय को लिखा भी है कि नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिक बनाना राज्य का दायित्व तो नहीं है। लॉक ने बोला कि राज्य का काम सुरक्षा, शांति और न्याय संबंधित कार्य पूरा करना है बच्चे। लॉक ने अपने राज्य की विशेषता में बताया है बच्चे। ठीक है, ये बाकी सारे कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे? निजी लोगों के द्वारा किए जाएंगे। जो प्राइवेट लोग होंगे वो ये कार्य करें बच्चे, निजी लोग करेंगे ये कार्य को। तो यहाँ पे राज्य के ऊपर लॉक के क्या सिद्धांत थे बच्चे, ये अब हमने समझ लिया। तो उसने राज्य को सीमित राज्य के रूप में बताया है बच्चे। आगे आते हैं बच्चे, यहाँ पे सरकार का सिद्धांत है बच्चे, थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट एंड लिमिटेड गवर्नमेंट बच्चे। तो जो लॉक का सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत था बच्चे, लगता है ना एक पेज मिक्स हो गया बच्चे। सामाजिक समझौते की विशेषताएं बता दी थी ना बच्चे। ठीक है ना बच्चे, ध्यान में रखना कि जो लॉक का समझौता है बच्चे, उस समझौते में ना 2 समझौते हुए थे। ये मैंने बता रखा है तुम लोगों को, 2 समझौते हैं बच्चे। ठीक है ना, लॉक के समझौते में 2 समझौते हैं बच्चे, एक समझौता नहीं है, वहां पे 2 समझौता हुआ था। यानी व्यक्ति और व्यक्ति मिलकर, व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के बीच में जो समझौता हुआ था उससे नागरिक समाज का निर्माण हुआ था बच्चे। ध्यान में रखना, नागरिक समाज का निर्माण होता है और नागरिक समाज के बाद नागरिक समाज के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है बच्चे। तो 2 समझौते हैं लॉक में। पहले समझौते के द्वारा नागरिक समाज का निर्माण होगा और दूसरे समझौते के द्वारा समाज का निर्माण होगा बच्चे। वो आगे आएगा हो सके। पेज ही कहीं छूट गया वो लग रहा है मेरे को। नहीं, ये बता रखा हूँ। जो समझौते की प्रमुख विशेषता है ना बच्चे, उसमें बताया गया है बच्चे कि प्रथम समझौते के द्वारा नागरिक समाज की स्थापना होती है और दूसरे समझौते के द्वारा राजनीतिक समाज यानी सरकार की स्थापना होती है बच्चे। ठीक है, तो 2 समझौते हैं लॉक में, 2 समझौते हैं। पहले समझौते के द्वारा राजनीतिक समाज और दूसरे समझौते के द्वारा, ठीक है ना, दूसरा जो समझौता है बच्चे उसके द्वारा सरकार या फिर राजनीतिक समाज का क्या होता है, निर्माण होता है। ये ध्यान में रखना बच्चे। और लॉक का जो समझौता है बच्चे, अगर वो समझौता समाप्त होता है ना तो पहले समझौता सरकार से समाप्त होगा। तो जैसे ही सरकार से समझौता समाप्त होगा ना, आप सीधा किस समाज में आ जाएंगे, नागरिक समाज में। आप प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएंगे। लेकिन हॉब्स के समझौते में अगर समझौता समाप्त होगा ना बच्चे, तुम सीधा कहाँ पे पहुंच जाओगे, प्राकृतिक अवस्था। और लॉक के समझौते में ध्यान में रखना कि सरकार से समझौता अगर समाप्त हुआ, सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, तो 5 साल के बाद समझौता जब समाप्त हो जाता है तो लोग नागरिक समाज में रहते हैं और फिर उस नागरिक समाज के द्वारा ही सरकार का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है बच्चे। क्लियर? तो ये ध्यान में रखना। हाँ, हाँ, दोबारा बना सकते हैं, चुनाव करा लेंगे, चुनाव के द्वारा फिर से बन जाएगा बच्चे वो चीजें। ठीक है ना? ज्यादा परेशान कर रही है क्या? ठीक है बच्चे, परेशान हो रही है। अब यहाँ पे आओगे तो जो सरकार भी होगी बच्चे, वो भी एक प्रकार से क्या होगी, लिमिटेड होगी बच्चे। जो सरकार होगी वो भी लिमिटेड गवर्नमेंट है, सीमित सरकार। यानी सरकार के पास भी जो जिम्मेदारी होगी बच्चे वो क्या होगी, सीमित होगी बच्चे। सरकार के पास जो अधिकार है वो भी क्या अधिकार है, सीमित है बच्चे। ठीक थे ना? यानी जो सरकार है बच्चे वो एक ट्रस्टी के तरह से, सरकार का काम होता है देखभाल करना। सरकार जो है वो एक ट्रस्टी के तरह से है बच्चे। और सरकार का काम क्या है, व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की क्या करना, रक्षा करना। ये सरकार काम करेगी बच्चे, राज्य थोड़ी काम करता है। राज्य के लिए तो सरकार काम करती है बच्चे, तो सरकार के द्वारा किया जाएगा। और सरकार के उसने अंग भी बताए हैं बच्चे। लॉक ने सरकार के 3 अंग बताए हैं।
लेजिस्लेटिव पावर यानी विधान पालिका यानी संसद जो कानून का निर्माण करेगी। कार्यपालिका जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर है बच्चे, जो कानून को लागू करेगी। और एक संघ पालिका मतलब जो फेडरेटिव पावर्स होगा बच्चे, ठीक है। तो लॉक के विचारों में ना बच्चे हमें शक्तियों का पृथक्करण दिखता है बच्चे, विधान पालिका, कार्यपालिका और संघीय पालिका। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, शक्तियों का पृथक्करण की व्यवस्था लॉक के विचारों में है। लेकिन शक्तियों के पृथक्करण का जो विकास किया गया और इसको बेहतर किया गया शक्तियों के पृथक्करण को, वो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया बच्चे। और उसकी बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ में उसने पावर ऑफ सेपरेशन की बात की है। तो मॉन्टेस्क्यू का जो पावर ऑफ सेपरेशन है बच्चे, वो अमेरिकीय संविधान को प्रभावित करता है। और अमेरिकीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था है बच्चे, जहां पे शक्तियों का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है बच्चे। क्लियर हुआ या जल्दी जल्दी बोल दिया बच्चे? मैंने बच्चे यहाँ पे देखो, लॉक जो है वो सरकार के अंगों का विभाजन कर रहा है, विभाजन है ना। विधान पालिका का मतलब होती है संसद, कार्यपालिका मतलब लागू करने वाली, और एक संघीय पालिका होती थी बच्चे वहां पे, मतलब उस तरह से वो न्यायपालिका हो गई मान लो बच्चे। तो ये 3 अंग हैं बच्चे, तो अलग अलग हैं। क्या इनको हम लोग शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था बोल सकते हैं? तो शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था सबसे पहले किसके विचारों में देखा गया था, लॉक के। लेकिन शक्तियों के पृथक्करण की जो व्यवस्था थी बच्चे, इसका बेहतर विकास किसने किया, इसको और भी किसने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया? तो ऑप्शन में मॉन्टेस्क्यू को टिक करना पड़ता है बच्चे। और मॉन्टेस्क्यू की कौन सी बुक है बच्चे, द स्पिरिट ऑफ लॉ। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला नोट्स पलट कर पढ़ना बच्चे, वहां पे ये चीजें तुम्हें दिखने को मिलेगी बच्चे। क्लियर? ठीक है। तो ये पावर ऑफ सेपरेशन पर भी मैंने क्या किया, तुम्हें बता दिया बच्चे। आगे जाता है बच्चे, वो आता है मॉन्टेस्क्यू की बुक है बच्चे द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है ना। द स्पिरिट ऑफ जो लॉ है बच्चे, उसमें पावर ऑफ सेपरेशन को क्या किया है, उसने एक्सप्लेन किया है बच्चे, ठीक है ना। पावर ऑफ एक्सप्लेनेशन, पावर ऑफ सेपरेशन को उसने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है बच्चे, ठीक है। तो उसने पावर ऑफ सेपरेशन को मॉन्टेस्क्यू ने ज़्यादा बेहतर तरीके से बताया है बच्चे, कंपेयर टू लॉ। लॉ से ज़्यादा बेहतर जो शक्ति का पृथक्करण बताया गया बच्चे, वो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा बताया गया। क्लियर? आगे आओगे बच्चे तो लॉक की अगला एक विचार देख लेते हैं, क्रांति के ऊपर लॉक के क्या विचार हैं बच्चे, ठीक है ना। क्रांति के ऊपर, यानी उसने क्रांति के बारे में क्या बोला है, क्रांति के बारे में अपना उसने क्या विचार दिया, क्रांति कब होनी चाहिए या क्रांति नहीं होनी चाहिए बच्चे। तो क्रांति के बारे में उसने अपना 2 स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट मतलब लिखा है ना, शासन पर द्वितीय निबंध जो है बच्चे, ठीक है ना। तो वो जो निबंध है बच्चे, उसमें उसने क्रांति के ऊपर भी उसने अपने दार्शनिक विचार दिए हैं बच्चे, ठीक है ना। यानी उसने, लॉक ने बोला है कि अगर जो राज्य है बच्चे, अगर उसका मोटिव एकदम उद्देश्य निरंकुश हो जाता है बच्चे, तो वहाँ पे संवैधानिक और जो संवैधानिक और जो सीमित सरकार है बच्चे, अगर वो निरंकुश हो जाती है, तो वहाँ की जनता को क्या कर देना चाहिए, क्रांति कर देनी चाहिए। अगर संवैधानिक और सीमित सरकार है, अगर वो संवैधानिक और सीमित सरकार अगर निरंकुश हो जाती है बच्चे, तो जनता को सरकार के खिलाफ क्रांति करनी चाहिए। ये लॉक के द्वारा बोला गया है बच्चे। दूसरा, क्रांति कब करनी चाहिए, भ्रष्ट शासकों को पद से हटाने के लिए लॉक ने संवैधानिक उपाय बताया है बच्चे, कि अगर कोई भ्रष्ट हो जाता है तो उसको कैसे हटाएंगे। अगर भ्रष्ट व्यक्ति ही पद पर बना रहता है, अगर वो नहीं हटता है, तो भी वहाँ पे एक प्रकार से आप किस तरह से क्रांति ला सकते हैं बच्चे। तो ये चीज़ें जनरली आपको वहाँ पे क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। क्लियर बच्चे? आगे और क्लियर हो जाएगा बच्चे कि विद्रोह या क्रांति कब होती है शासन या सरकार से। देखो, लॉक की मान्यता है कि विद्रोह का अधिकार जनता के पास न होकर शासक के उत्तरदायित्वों पर निर्भर करता है। जनता के पास नहीं होता क्रांति का अधिकार बच्चे। जनता तभी क्रांति करती है जब शासक अपने उत्तरदायित्व का पालन करना बंद कर दे बच्चे।
या फिर कार्यपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दे बच्चे, या कार्यपालिका विधानपालिका के शक्तियों को कम करना शुरू कर दे बच्चे, उस समय जनता उत्तरदायी सरकार के खिलाफ क्या करेगी बच्चे? विरोध करेगी बच्चे। तो जनता के पास न होकर शासक के उत्तरदायित्व पर निर्भर करता है बच्चे। अगर शासक अपने उत्तरदायित्व को बेहतर तरीके से क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है बच्चे, तो सिंपल सी बात है कि जनता कभी भी शासक के खिलाफ विद्रोह नहीं करेगी। लेकिन अगर शासक अपने उत्तरदायित्व का बेहतर तरीके से अगर निर्वहन नहीं कर रहा है बच्चे, ठीक है ना, और विधान पालिका जो है आप बच्चे उसकी स्वेच्छा के अनुसार अगर कार्य न करके अपनी मर्जी से अगर कार्य किया जा रहा है बच्चे, तो वहाँ पे एक तरह से क्या किया जा सकता है? विद्रोह किया जा सकता है। वही चीज़ें बता के कि जब अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर नियत समय पर विधान पालिका का सत्र न बुलाया जाए, तो संसद का सत्र बुलाया जाता है। और सत्र किसके द्वारा आहूत किया जाता है बच्चे? भारत में सत्र बुलाने का अधिकार किसको दिया गया है भारतीय संविधान में? देख के बताओ। हाँ, सत्र को आहूत करने का अधिकार भारतीय संविधान में किसको दिया गया है? थप्पड़ मारे ना तुम लोग के मुंह पे। राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं। अगर राष्ट्रपति ही न बुलाए तो माना जाएगा ना कि विधान पालिका की शक्तियों को कम करने की कोशिश की जा रही है और राज्यपालिका की शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश कर। इस स्थिति में लॉक ने बोला है कि विद्रोह होना चाहिए बच्चे। लेकिन कभी भी विद्रोह अल्पसंख्यक लोगों को नहीं करना चाहिए बच्चे, क्योंकि अल्पसंख्यक का विद्रोह या अल्पसंख्यक लोगों की क्रांति को क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है बच्चे। व्यक्तिगत विद्रोह भी सफल नहीं होगा बच्चे। उसको ना जो शासन होता है या जो प्रशासन होता है बच्चे, वो डंडे के जोर पे ना उसको क्या कर देता है? दबा देता है। तो विद्रोह जब भी हो या क्रांति जब भी हो, वो बहुमत के रूप में होना चाहिए बच्चे। बहुल संख्या में लोग हों बच्चे, तभी वो विद्रोह सक्सेस होगा बच्चे। ये भी सलाह लॉक के द्वारा क्रांति करने वाले लोगों को दिया गया था बच्चे। और प्रतिनिधित्व तो हर समय बहुसंख्यक ही करे, अल्पसंख्यक नहीं, वरना क्रांति सफल नहीं होगी। अब ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए बच्चे कि 1857 का विद्रोह जो था वो असफल क्यों हो गया? क्योंकि पूरी आवाम नहीं थी बच्चे, अल्पसंख्यक लोग थे। संख्या में कम लोग उस क्रांति को लेकर चल रहे थे बच्चे, इसलिए उस क्रांति को दबा दिया गया था बच्चे। क्लियर बच्चे? समझ में आनी चाहिए। सोर्स भी कम भी था। हाँ, चलो सोर्स कम है, लेकिन अगर भीड़ ज्यादा नहीं होगी ना बच्चे, तभी भी क्रांति असफल हो जाती है बच्चे। जनता को विरोध करने का अधिकार दिया गया है बच्चे लॉक के द्वारा। कब? शासन जनता की सहमति पर आधारित न हो, तब जनता क्या कर सकती है बच्चे? विद्रोह कर सकती है। क्लियर बच्चे? ठीक है। या फिर सरकार जनता का विश्वास खो दे बच्चे। सरकार जो है वो जनता का विश्वास खो दे बच्चे, उस समय जनता को विद्रोह करने का है बच्चे। यदि वो ट्रस्ट विरोध आचरण, विरोधी जो ट्रस्ट है बच्चे वो एकदम विरोधी आचरण का हो बच्चे, तो उस समय में भी बच्चे एक प्रकार से क्या किया जाता है? उस समय में भी बच्चे एक प्रकार से माना जाता है कि जनता के द्वारा विरोध करना चाहिए। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का अगर अतिक्रमण हो बच्चे, तभी भी जनता को सरकार का विरोध करना चाहिए बच्चे। यदि राजा अनिपुण हो, स्वेच्छाचारी हो, निरंकुश हो, उस समय में भी जनता को विरोध करने का अधिकार है। जनता की सहमति के बिना चुनाव संबंधी कानूनों में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है बच्चे, तो वहां पे जनता क्या कर सकती है? विरोध कर सकती है बच्चे। क्लियर? तो ये चीजें ध्यान में रखना है बच्चे। लास्की व सेबाइन ने लॉक के विचारों में क्या बोला कि लॉक और सेबाइन जैसे विचारकों का मत है कि लॉक का विद्रोह का अधिकार जनता या बहुसंख्यक को देता है, अल्पसंख्यक को नहीं। क्यों नहीं अल्पसंख्यक को देता? क्योंकि विद्रोह और क्रांति के असफल होने के चांसेस क्या हैं बच्चे? बहुत अधिक हैं बच्चे। क्लियर? तो यहाँ पे लॉक जो है बच्चे वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब कल हम लोग लॉक पर आधारित प्रश्न करेंगे बच्चे। ठीक है?